जैसा कि आपको भी जानकारी हो गई होगी, 9 दिसंबर 2024 में बेंगलोर में एक घटना घटित होती है, जो कि एक व्यक्ति है अतुल सुभाष, वो पत्नी के द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा चुका होता है कि उसको जीवन यापन करना या किसी भी तरीके से अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करना काफ़ी कठिन महसूस होता है और मृत्यु को गले लगाना ही काफ़ी आसान उसको लगता है। इसी के आधार पे उसने अपने 1 घंटे के वीडियो में अपनी सारी बातें डिस्क्लोज़ किया और 24 पेज का एक सुसाइड नोट तैयार किया, जिसमें उसने सारी बातें लिखी, किस तरीके से किस लिए उसने आत्महत्या को चुना है, क्या उसके पीछे कारण है, कौन कौन लोग उसके पीछे जिम्मेदार हैं, इसके पीछे सभी लोगों को उसने नाम मेंशन किया कि किस तरीके से कौन कौन लोग हमें प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं, जिसके आधार पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ किया और उसके जो बनाए हुए जो एक्यूज्ड है, जिनको आरोपित बनाया गया है, उसमें से किसी जो उनकी पत्नी है निकिता सिंघानिया, उनको हरियाणा से गुरुग्राम जनपद से उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसी के साथ में जो उनकी सास है यानी कि जो पत्नी की जो माँ है, उनको उत्तर प्रदेश राज्य से ही जो प्रयागराज है वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया और उसी के साथ में वहीं से भी उनके जो साला है यानी कि जो पत्नी का जो भाई है वो भी वहीं से अरेस्ट किया जा चुका है। जैसा कि उन्होंने 9 दिसंबर 2024 में जब उनकी जो मृत्यु की जो घटना जब उनको पता चली, तो इसी के आधार पे उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम अपने पुत्र की यानी कि जो अतुल सुभाष है उसकी अस्थियों का विसर्जन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि जो उनके अक्यूज्ड पर्सन यानी कि जो मुलजिम लोग हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो आज के दिनांक में अब तक जो उनके जो मुलजिम हैं, जो एक्यूज्ड पर्सन हैं, वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। अब आगे क्या होगा, क्या विचार होगा, ये आगे देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अवश्य विचार करने वाली बात यह है कि इस तरीके की प्रताड़ना एक नया मैसेज सोसाइटी में अवश्य गया है कि क्या पत्नी के द्वारा इस तरीके की इतनी भी प्रताड़ना की जा सकती है कि पति के द्वारा जो अपनी जीवन लीला ही समाप्त करके उसने मृत्यु को गले लगाना ही उचित समझा। लेकिन इस तरीके की अगर जो पुनरावृत्ति अगर जो होती रही, अगर सभी पति अगर जो पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस को अगर जो हवा अगर जो उसको तोप समझ लेते हैं, तो इस अगर जो सभी पति इस तरीके की घटना से अगर सबक ना लेते हुए सुसाइड करने पे ही अगर जो प्रारंभ कर देते हैं, तो इस तरीके से इस संसार से पति शब्द ही ख़त्म हो जाएगा कि किस आधार पे कैसे कि लड़ा जाता है, किस तरीके से कौन सा केस कंटेस्ट किया जाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है जो पत्नी के द्वारा जो झूठे मुकदमे दाखिल किए जाते हैं उनके द्वारा लड़ा भी ना जा सके, उनको फेस भी ना किया जा सके। क्योंकि जब कोई पर्सन जब कोई एक्यूज्ड जब बनता है, जाहिर से तौर पर पत्नी के द्वारा जो झूठे केसेस लगाए जाते हैं तो उसको हस्बैंड और हस्बैंड के जो घर वाले उनके माता पिता या भाई बहन जो भी होते हैं उनमें उनको अभियोग के तौर पे उनको मुलजिम बनाया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। इसके आधार पे और भी जो इक्विपमेंट या जो भी केस में या जो लॉ में जो प्रोविज़न दिए गए हैं जिनके अंतर्गत पत्नी को जो लीगल रेमेडी मिली हुई है, वो डीवी एक्ट के केसेस हो या सेक्शन 12 में उसको कंप्लेंट ट्रीट करने का मामला हो या थाने से एफआईआर दर्ज करने का मामला हो या फिर 125 यानी कि जो अब बीएनएसएस में 144 हो गया है, इसके अंतर्गत कोई अगर जो प्रार्थना पत्र या कोई केस अगर जो दाखिल किया जाता है, उसी के आधार पे एक चीज़ अवश्य निकल के सामने आती है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले जो पत्नी के द्वारा एक जो साबित करना पड़ता है कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ है। इसी के आधार पे आगे के जो मुकदमे हैं वो दाखिल होते चले जाते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से जब कोई पति किसी रिकॉर्डेड इनकम होती है यानी कि वो सैलरी है, आईटीआर दाखिल करता है और या गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी आईडी स्लिप बनी हुई है, इस तरीके से उसको ट्रेस कर पाना काफ़ी आसान होता है कि उसकी कितनी इनकम बनी हुई है, किस आधार पे उसको कितना खर्चा देना चाहिए, जिसके आधार पे उसका स्टेटस ऑफ लिविंग यानी उसका रहन सहन का क्या स्तर रहा है, उसी के आधार पे माननीय न्यायालय उनके जो फेवर में इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं, जो कि पत्नी के विरुद्ध भी कभी कभी जाता है। यानी कि ज़्यादातर मामलों में जो पति के विरुद्ध जो आदेश पारित किए जाते हैं, सबसे पहले यही पारित किए जाते हैं कि पत्नी को समुचित धनराशि आप अदा करें, वो भी सच एंड सच अमाउंट विद इन सच एंड टाइम के अंदर उसको अदा किया जाना बिल्कुल न्याय उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त नहीं होती है और अगर जो इस तरीके से अगर जो घटना या इस तरीके की अगर जो पुनरावृत्ति अगर जो नहीं रोकी गई, तो एक समाज में एक ऐसा स्तर निकल के आएगा जो पत्नी का जो झूठे केसेस दाखिल करने का जो प्रचलन बढ़ेगा, वो किस प्रकार बढ़ेगा कि जो पति है वो बेचारा शादी करने से ही घबराएगा। शादी तो कर लेगा लेकिन शादी के बाद के जो परिणाम वो शायद वो ना बर्दाश्त कर पाए। इसी
आदेश के अनुसार ही या इसी जो घटना घटित हुई है इसी के हिसाब से अगर जो ऐसी पुनरावृत्ति अगर जो दोबारा होती रहती हैं तो पत्नी के द्वारा जो इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं उनसे बचने के लिए हो सकता है पति शादी करने ही ना जाए। किस तरीके से कब वो बचेगा? वो बचने से तो अच्छा है कि वो शादी ही ना करे, अन्य कोई स्थान या अन्य कोई जो रास्ता उसके पास अवश्य जो भी विकल्प हो वो उसको अपना सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना या उसको मजबूर करना, ये भारतीय जो न्याय संहिता पहले से बनी हुई थी, आईपीसी में ये पहले से इसको अपराध घोषित किया जा चुका था। लेकिन अब हमारे जो भारतीय न्याय शास्त्र है उसके हिसाब से जो धाराएं के अंतर्गत जो केवल धाराओं का ही केवल फेल बदल हुआ है, जिसको अभी भी वर्तमान समय में भी उसको भी अपराध माना गया है, जिसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज होने के उपरांत भी जो पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उनको एक्यूज्ड बनाया गया हुआ। पत्नी के माँ और पत्नी का जो भाई है यानी कि साला, सास और वाइफ तीनों को अरेस्ट किया जा चुका है। और उनको साथ में अरेस्ट होने के साथ में यहाँ तक उनकी कहानी नहीं खत्म होती है, उनको तुरंत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो कमी होती है पुत्र की अपने पिता के समक्ष आने की, तो वो तो कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो पति या पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ उसके वजह से जो पिता ने अपने पुत्र को खोया, तो कहीं ना कहीं उसको तसल्ली अवश्य रहती कि उसके जो एक्यूज थे यानी कि जो उसके पुत्र के जो कातिल थे वो कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं। अब उनके साथ क्या व्यवहार, क्या मिलना चाहिए, क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए, विचारण में देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या उसको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये हमारी जुडिशियल व्यवस्था या जुडिशियल जो कस्टम या जुडिशियल जो प्रेसिडेंट हैं या जुडिशियल जो कोर्ट हैं उनके द्वारा ये प्रोसीडिंग फॉलो की जाएगी। तो किस तरीके से, क्योंकि जाहिर से तौर पे क्योंकि कोई भी ट्रायल तभी पूरा होता है जब उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और उसका चार्जशीट कोर्ट में आती है। तो कोर्ट संज्ञान लेने के उपरांत, जैसा कि मैंने पहले बताया, संज्ञान लेने के उपरांत वहाँ से ट्रायल उसका प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इसमें पूरा विचारण होने के उपरांत और सारे ट्रायल, सारा एविडेंस होने के उपरांत जाहिर से तौर पर दोनों पक्षों के द्वारा एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा और एविडेंस होगी और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। पूरा ट्रायल होने के उपरांत ही न्यायालय जो अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी उसमें फिर ये डिक्लेयर करेगी कि उतनी पत्नी और उसकी जो सास या उसका ससुर या किस तरीके से वो लायबल है, कितने हद तक वो जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, अगर जो मिलनी चाहिए तो कितने वर्ष की मिलनी चाहिए, जिसके आधार पे अपना जजमेंट यानी कि अपना निर्णय माननीय न्यायालय पारित करती है। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर जो आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आप भी किसी ट्रायल से या किसी पत्नी के द्वारा अगर जो आप प्रताड़ित किए जा सकते हैं, तो आप हमसे किसी भी प्रकार से अगर जो आप असंतुष्ट हैं तो हमसे आप अपने विषय पर निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।